हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वेपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 7। चैप्टर है जावा फंडामेंटल और आईएससी क्लास 11th। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट्स क्या रहेंगे लेक्चर 7 में? रैंडम मेथड्स क्लियर हो जाएगा एंड सिस्टम डॉट एग्जिट, स्विच स्टेटमेंट, रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट एंड फॉल थ्रू जो कि स्विच के अंदर आती है। तो ये पॉइंट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रैंडम आ गया, तो दिस फंक्शन रिटर्न द रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। तो ये ऐसा फंक्शन है, अगर आप ओनली रिटर्न लगाते रैंडम लगाते हो तो 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके अप टू 1 तक, मतलब 1 इंक्लूसिव नहीं होता, 0.9 तक आंसर आता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आती हैं। इट रिटर्न द डबल डेटा टाइप वैल्यू, जो कि हमें पता ही है। फिर इसमें ओनली अगर आप मैथ डॉट रैंडम लिखते हो तो ये आएगा। अब यहाँ 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है टू गेट द इंटीजर रिटर्न वैल्यू, सॉरी रैंडम नंबर बिटवीन 1 to n। अब देखो थोड़े बहुत मेरे टंग स्लिप करेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे माफ़ करना। आप बोलोगे सर को पढ़ना नहीं आता या समथिंग, तो जल्दी जल्दी में वो टंग स्लिप होता ही है। अब 1 to n हमें रैंडमली वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? एक तो इंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर चाहिए, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथ डॉट रैंडम जो है वैल्यू सपोज आपको दिया 0.5 इंटू एन, एन सपोज आपका 10 है, 10 + 1, तो यहाँ पर 5 + 1 तो आपको 6 मिल जाएगा। तो ऐसे आपको रैंडम वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर 1 से लेकर n तक की रैंडम वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आपका 10 अगर आपने एंटर किया तो 1 to 10 मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1 to n के लिए। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 to n के लिए आपको क्या करना है। मैक्स टू मिन अगर आपको निकालना है, यहाँ 1 फिक्स था, ओके, और मैक्स ये है। यहाँ पर मैक्स और मिन थोड़ा चेंजेबल है, मतलब 10 to 30 हो सकता है, 40 to 100 हो सकता है, ये हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट रैंडम मैक्स माइनस मिन करना पड़ेगा, मतलब जो आपके ये है रेंज है उसका जो गैप है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आपने 10 to 30 लिया तो इसका गैप कितना हुआ 20, तो 20 इंटू प्लस मिन वैल्यू क्या है 10, और 30 माइनस 10 और प्लस 10, तो इससे आपको 10 to 30 के बीच में ही वैल्यूज़ मिलेंगी। और अगर मुझे ओनली 0 and 1 चाहिए तो बस इंटू 2 करो, रैंडम में इंटू 2 करो, ओनली 0 1 मिलेगा आपको। ठीक है, और रैंडम फंक्शन को एक्सप्लेन किया है मैंने, अभी तो मैंने लाइटली एक्सप्लेन कर दिया। मैं ज़्यादा ऐसा 15 मिनट नहीं लूँगा रैंडम फंक्शन में कि पूरा एक्सप्लेन करूँ। एक वीडियो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है रैंडम फंक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर मैंने 15 मिनट के अंदर पूरा समझाया डीपली, वो भी ब्लूजे के थ्रू, तो वहाँ से आप कर लीजिए। आप YouTube फुल टाइम करते हो? नहीं, मैं YouTube फुल टाइम नहीं करता हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम है। इसीलिए तो 10:30 हमारी क्लासेस थे, 10 o'clock मेरी पेड क्लासेस चलती थी, फिर 10:30 में ये आपकी फ्री क्लासेस लेता था। तो ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, डेट्स वाई मैं उतना ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पार्ट टाइम में। लेकिन अगर मैंने इसे फुल टाइम कर दिया, YouTube मुझे कुछ दे नहीं रहा है, तो मेरे बच्चे जो है रोड पर आ जाएंगे, मैं भी रोड पर आ जाऊँगा। खाने के लिए कहाँ से आएगा पैसा? और मैं रेंट पर रह रहा हूँ, तो रेंट वाले निकाल देंगे मुझे, मतलब जो भी मकान मालिक हैं। इसलिए यूट्यूब को फुल टाइम नहीं कर सकते। यूट्यूब में हम पैसे कमा के नहीं दे रहा है, बाद में कभी देगा तब देखी जाएगी। तो सिस्टम डॉट एग्जिट 0, तो व्हेन सिस्टम डॉट एग्जिट 0 फंक्शन इज इन्वोक्ड इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट दैट मोमेंट। तो ये अब देखो एग्जिट वर्सेस ब्रेक, मैंने बोला है ना, हमेशा आपको क्या करना है, ये करना है उसका ओपोनेंट साथ में रखना है या अपोजिट वर्ड साथ में रखना है। एग्जिट भी ब्रेक करता है और ब्रेक भी ब्रेक करता है, तो ब्रेक छोटा काम करता है और एग्जिट बड़ा काम करता है। एग्जिट पूरा ही उड़ा देता है और ब्रेक छोटे से पार्ट को ब्रेक करता है। मतलब ब्रेक अगर आप लगाते हो तो लूप में आप लगाओगे तो लूप को बंद करेगा, वाइल लूप में लगाओगे वाइल लूप को बंद करेगा, स्विच लगाओगे तो स्विच को ब्रेक करेगा, मतलब जो नेक्स्ट केस वैल्यू चलने वाले होगा उसे ब्रेक करेगा। लेकिन सिस्टम डॉट एग्जिट लगा दिया तो पूरा ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा।
है ना, उस लूप के बाद सपोज 4-5 लाइंस लिखी हुई हैं तो ब्रेक तो वहाँ चला जाएगा लूप को बंद करके, लेकिन सिस्टम पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दे देगा। तो इसलिए जब भी आपको ये बात हो ना टर्मिनेट द लूप तो ब्रेक आ गया, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तो सिस्टम डॉट एग्जिट आ गया। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। अगर जो क्वेश्चन आया है, अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए थे अपने बच्चों से लिए थे, तो उसमें कुछ मतलब मैंने सिस्टम डॉट एग्जिट का प्रोग्राम दिया था क्वेश्चन, और उन्होंने ब्रेक लगाया, है ना। तो इसलिए ब्रेक में गड़बड़ हो सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आप एक दिन बहुत फेमस होंगे, हमें भूल मत जाना। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। इवन 2010 में मैंने मेरे पास मतलब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जितने भी मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास नंबर अगर जिसने भी 2010 में कोचिंग ली थी मुझसे, वो उसका नंबर भी मेरे पास आज भी है। तो मैं ऐसा बैकअप प्लान करके चलता हूँ, ओके। और मेरे जो वेबसाइट है और भी हैं, तो वहाँ पर जो बच्चों की फ़ोटोज़ देखोगे ना, वो कम से कम 7-8 ईयर्स पुरानी हैं, और सबके मुझे नाम भी याद हैं। तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, डोंट वरी, सबको मैं याद रखता हूँ। और यूट्यूब पर तो अब ये आप कमेंट कर रहे हो, ये तो हमेशा की हमेशा रहने वाले हैं। भूल भी गया तो कमेंट्स पढ़ के याद आ जाएगा, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द स्क्वायर क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर एंड क्यूब निकालना है। इफ़ एंटर नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव देन टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो एक कंडीशन दे दी, अगर आपने नेगेटिव डाला मुझे इमीडिएटली उसे बंद करना है, सिंपल, ओके। और पॉजिटिव डाला तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक नंबर एंटर किया और हमने एक कंडीशन लगा दिया। जैसे ही नेगेटिव होगा एक मैसेज आ जाएगा कि हम क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सीधा उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा और क्यूब प्रिंट हो जाएगा, बस दैट्स इट, ओके। इसके बाद आता है व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, रूल्स फॉर द स्विच स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर स्विच का पूरा डेफिनेशन दे रखा है। देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती और आप हंसोगे यार ये क्या हो गया। अगर सपोज ये क्वेश्चन आपने देख लिया एग्ज़ाम में, आप सोचोगे यार ये कहाँ से आ गया। तो कभी कभी बहुत इजी भी आ जाता है, व्हाट इज स्विच भी आ सकता है। तो स्विच स्टेटमेंट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, स्विच इज यूज टू सेलेक्ट सेक्शंस ऑफ द कोड डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यूज़। तो स्पेसिफिक इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू, यही इसका रेस्ट्रिक्शन है कि ओनली केस के अंदर इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू ही दे सकते हैं। इट इज़ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। कभी कभी वो पूछते हैं ना एमसीक्यू के बेसिस पर, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मेरे नोट्स की और जो मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, जो मैंने लाइन्स लिखी हैं, ऐसा बुक को मैंने कॉपी नहीं किया है, हर एक लाइन को बहुत सेलेक्ट करके लिखा है। बुक में क्या बहुत सारी लाइन्स मिल जाती हैं, यहाँ जो मैंने नोट्स आपको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड जो भी है, तो उसमें हर एक लाइन बहुत ही चूज़ करके लिखी हुई है, ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो हर एक लाइन छोड़ी समझो आपका 1 मार्क गया, इसलिए एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है। इट इज़ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेते हैं कि कौन सी मल्टीपल सिलेक्शन ब्रांच स्टेटमेंट होती है, इफ होती है, स्विच होता है तो स्विच होता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग केस इज एग्जीक्यूटेड। जी उसका मीनिंग दे रखा है कि स्विच चलता कैसे है। इफ़ देयर इज़ नो केस मैचिंग तो देन डिफ़ॉल्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो जब कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं स्विच के, कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है, एग्जिट करने के लिए केस को। डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है जब कोई केस वैल्यू नहीं चलता है उसके लिए। केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर, इसका मतलब फ्लोट या स्ट्रिंग वैल्यूज़ नहीं होंगी या डबल वैल्यू नहीं होगा। केस नेवर बी अ वेरिएबल एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे आपने जनरली देखा होगा केस 1 लिखते हैं या केस ए लिखते हैं, ओनली इंटीजर कैरेक्टर होता है। कभी भी आपने देखा कि केस में ऐसे ABC नाम लिख दिया तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा, या फिर केस में एक वेरिएबल ही दे दिया, मतलब ए जस्ट लाइक अ वेरिएबल है, यहाँ तो कैरेक्टर है बिकॉज सिंगल कोट्स मैंने लगाए हैं, बट एक वेरिएबल, तो वेरिएबल कभी नहीं आएगा, या वेरिएबल एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा। A+2 लिख दिया, ये भी नहीं आएगा, नॉर्मल वेरिएबल भी नहीं आएगा, एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा। लाइक A+3 कर दिया, ओनली A भी नहीं आएगा और A+3 भी नहीं आएगा, रॉन्ग है। मल्टीपल केसेस कैन नॉट बी सेम एक्सप्रेशन। जो मल्टीपल केसेस हैं, जैसे केस 2 हमने लिया और केस 1+1 भी किया, तो 1+1 विल गिव यू 2 एंड दिस इज आल्सो 2। तो इस टाइप से वो हमें तो लग रहा है अलग अलग हैं। 1+2 चल जाएगा, 1+2 क्या आंसर आएगा 3, तो ये केस 3 हो गया, ये केस 2 हो गया, तो ये सही हो जाएगा जो कि मैंने नेक्स्ट उसमें दिया है।
केस 2 एंड केस 1+2, तो ये करेक्ट है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका सेम नहीं होना चाहिए। ओके, एंड स्विच केस विथ 10 केसेस वुड वर्क फास्टर देन इक्वलेंट इफ लैडर। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या दी है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिया जाएगा और आपका गलत होने के चांसेस हैं। तो स्विच केस 1 क्या लिखा मैंने, अरे इतना भी फास्ट मत करो कि स्लो हो जाए। केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे हम लिखते हैं, लास्ट में डिफ़ॉल्ट भी लिखते हैं और बंद कर देते हैं, और एक जगह पर हम लिखते हैं इफ़ और एल्स इफ और फिर एल्स इफ, और कन्वर्जेंस भी आते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली अगर आप नोटिस करोगे तो इफ़ एंड स्विच के केस में होता क्या है, अगर आपने स्विच यहाँ ए है और ए का वैल्यू अगर आपने 3 एंटर किया तो डायरेक्टली ये 3 को हिट करेगा और आपका आंसर आएगा, काम हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर a = 3 ये कंडीशन है, तो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, तब वो यहाँ आ जाएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए ये स्लो हो जाता है। जो पर्टिकुलर कंडीशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए वो सभी कंडीशन को चेक करता है, और स्विच में क्या होता है, वो सीधा उस पर्टिकुलर केस वैल्यू पर जाता है, इसलिए ये फास्ट हो जाता है। ओके, लेकिन यहीं पर अगर आप इसका उल्टा करोगे, उल्टा करने का मतलब क्या है कि यहाँ ज़्यादा केसेस होने चाहिए, तब तो ये फास्ट काम करेगा, लेकिन केस अगर 2 ही रह जाते हैं, स्विच विथ 2 केसेस वुड वर्क स्लोअर देन इक्वलेंट इफ, क्योंकि इफ में इफ एल्स होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये, और स्विच में अपने अलग स्पेशल वर्किंग लगी हुई है, जिसकी वजह से केस 1 केस 2 ही दिया तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, मैं कंप्यूटर नहीं लूँगा पर आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा। ओके, हाँ गेमर जी, सृष्टि हाय सर, फुल टाइम करते हो? ओके चलो, वो पुरानी मैसेज हैं अभी। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लिमिटेशंस ऑफ द स्विच में आपका इट डजंट अलाउ द रेंज केसेस, जैसे आपकी पूरी रेंज है 1 से लेकर 100 या 10 से लेकर 50, तो रेंज वाले प्रोग्राम्स आप इफ से ही करोगे। इसमें तो 10 से 50 है, इसका मतलब 10, 11, 12 पूरा 50 केसेस देने पड़ेंगे, इसलिए रेंज अलाउ नहीं करता ये। एंड इट रिक्वायर्स ईदर इंटीजर और कैरेक्टर, डजेंट अलाउ द स्ट्रिंग, ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर मुझे डबल पर ये स्ट्रिंग पे कंडीशन लगाना है तो क्या करेंगे, तब स्विच काम नहीं करेगा। तो स्विच एक लिमिटेशंस के साथ आएगा, लेकिन जितना भी वो आता है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। ओके, एंड इसके बाद आता है फॉल थ्रू सिचुएशन। ये नाम को याद रख लो अच्छे से, और ये स्विच में यूज़ होती है। जब भी ब्रेक नहीं होता तो ऑल केसेस एग्जीक्यूट होते हैं, उसी सिचुएशन को फॉल थ्रू बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ नो ब्रेक आफ्टर अ मैचिंग अ केस कंस्ट्रक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द केसेस आफ्टर मैचिंग द केस आर एग्जीक्यूटेड टिल द ब्रेक इज एनकाउंटर्ड। ओके, तो जब तक ब्रेक नहीं मिलती तब तक वो चलते ही रहते हैं, और स्विच ब्लॉक इज़ ओवर, या तो स्विच ब्लॉक ओवर ना हो जाए या ब्रेक ना मिल जाए, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू बोलते हैं। दिस इज नोन एज फॉल थ्रू। टाइप्स ऑफ लूप मत भूलना बिल्कुल भी, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। तो 2 टाइप के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में आपका फॉर एंड वाइल आता है, क्यों? क्योंकि एंट्री में ही चेक कर लिया जाता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप में टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड फर्स्ट देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, या मीन्स लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। पहले कंडीशन चेक होगा, उसके बाद लूप एग्जीक्यूट करेगा। लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सपोज फर्स्ट टाइम पर ही कंडीशन फॉल्स मिल गया तो लूप चलेगा ही नहीं, हम एटलीस्ट ये भी नहीं बोलेंगे कि 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप